अच्छा जी, आज की ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान की उन इब्तदाई मुश्किलात की तरफ निशानदेही कर रही है जो कि पाकिस्तान ने फ़ेस किया जैसे ही पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की 14 अगस्त 1947 को। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल थे जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। कुछ मसाइल हमारे ऐसे थे जो कि इंडिया ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। कुछ मसाइल ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने बददियानती की और कुछ चीज़ें जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बराबरी की बुनियाद पे तकसीम होनी चाहिए थी, उनको तकसीम नहीं होने दिया और ब्रिटिशर्स का जो झुकाव था वो इंडिया की तरफ ज़्यादा था, पाकिस्तान की तरफ कम था। इस चीज़ की वजह से जो डिस्प्यूट रहे वो डिस्प्यूट आज से चल जैसे जस्ट लाइक कि कश्मीरी का इशू है वो अभी तक वैसे ही बदस्तूर मौजूद है और जो कि 70 साल गुजर चुके हैं लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। इसी तरह के मसाइल थे। कुछ मसाइल हमारे पाकिस्तान के अंदर भी थे जो कि पाकिस्तान को सामना करना पड़ा जब उसने आज़ादी हासिल की। तो ये सवाल इस तरीके से बन के आता है कि पाकिस्तान बनने के बाद वो कौन-कौन सी इब्तदाई मुश्किलात थीं जो कि पाकिस्तान को सामना करना पड़ा आज़ादी हासिल करने के बाद। अच्छा जी, बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया था कि कुछ मुश्किलात हमारी अपनी थी, कुछ मुश्किलात के अंदर जो है वो इंडिया का किरदार था, कुछ के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स ने बददियानती करके कुछ मामलात को जो है वो सही तरीके से जो हल होने चाहिए थे उनको हल नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इब्तदाई के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बुनियादी तौर पे ये मुश्किलात जो पैदा की गई थी पाकिस्तान के अंदर इसका उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का बनना जो था वो हिंदुओं को और जो हिंदुत्व का नारा लगाते थे या अखंड भारत का नारा लगाते थे, उनके लिए कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं था और वो किसी भी सूरत के ऊपर इस किस्म के बंटवारे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुश्किलात भी पैदा हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहली इब्तदाई मुश्किलात में सबसे पहले किस किस्म की का सामना था। सबसे पहले एक मसला ये आया कि पाकिस्तान बनने के बाद इतना बड़ा जो पाकिस्तान था और एक तरफ आपके पास सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं था, ये पाकिस्तान तो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, आपके पास ईस्ट पाकिस्तान भी था। मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान से मुराद मौजूदा बांग्लादेश है और मगरबी पाकिस्तान से मुराद ये मौजूदा पाकिस्तान है। अब सवाल ये आता है कि ढाका को कैपिटल बनाया जाए, लाहौर को बनाया जाए या कराची को बनाया जाए। तो क्योंकि कायदे आजम ने कराची को कैपिटल के तौर पे चूज किया तो मुल्क के लिए एक कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम के ऊपर 1947 में कराची को डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान का दारुल हुकूमत। तो जितने भी अहम तरीन दफातर थे, जितनी भी चीज़ें थी वो कराची के अंदर कायम होना शुरू हुई और ये जो दारुल हुकूमत है ये अगले 12 साल तक इसी कराची के अंदर रहा, यानी कि 47 से लेकर 1959 तक ये कैपिटल यहीं पर रहा। फिर 1959 में जनरल अयूब खान जो उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके दौर के अंदर एक इस कैपिटल को जो है वो शिफ्ट किया गया शुरू के कुछ सालों तक रावलपिंडी में, और रावलपिंडी के बाद एक नए शहर को आबाद करने का जो है वो कहा गया कि जी एक इस्लामाबाद नाम का शहर जो है वो मारगाला की पहाड़ियों के दरमियान में बनाया जाएगा और इस्लामाबाद शहर को जो है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। तो शुरू के चंद 1947 से लेकर 1959 तक कराची ही कैपिटल रहा। 1959 के बाद ये रावलपिंडी गया जो कि चंद महीनों तक रहा और उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और बदस्तूर आज तक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कैपिटल है। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे पास आया वो ये था कि अंग्रेज़ों की तरफ से एक ब्रिटिश चेयरमैन था जिसको रेडक्लिफ अवार्ड के नाम से मशहूर है, जो कि रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ की ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान में जो है वो बॉर्डर लाइन को प्रॉपर्ली लगाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ये हिस्सा पाकिस्तान में शामिल है और ये हिस्सा भारत में शामिल है। अच्छा, इसके अंदर इस शख्स ने जो रेडक्लिफ ने इतनी बॉर्डर के अंदर बददियानती की कि वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जिनको हर सूरत में पाकिस्तान में शामिल होना था, जिनमें जैसे गुरदासपुर का एरिया है, फिरोजपुर का एरिया है, जूनागढ़ का एरिया है, रियासत जूनागढ़ है, इन सब को जो है उसने जानबूझ के बॉर्डर लाइन के अंदर इंडिया को दे दिया। और जबकि इनको पाकिस्तान में शामिल होना, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसके बावजूद वहाँ पे देने की वजह से मुसलमानों को बेतहाशा नुकसानात मिले और यही वो वजह थी कि आगे कश्मीर का
अभी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ क्योंकि ये जूनागढ़, फिरोजपुर और गुरदासपुर को पाकिस्तान में शामिल होना था। कायदे आजम ने भी इस पूरी रेडक्लिफ ने जिस तरह की बददियानती की थी और इंडिया को सपोर्ट किया था जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, इस चीज़ की कायदे आजम ने काफ़ी दफ़ा मजम्मत भी की है और काफ़ी दफ़ा उन्होंने इस बात की किया कि रेडक्लिफ ने हमारे साथ जो है वो धोखाधड़ी की है। ये आपके सामने एक मैप नज़र आ रहा है जिसके अंदर बाउंड्रीज की लाइंस हैं जिनका कंट्रोल और जिनकी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के पास होनी चाहिए थी, लेकिन ये जानबूझ के जो है वो इंडिया के हवाले किया गया। तीसरी एक अहम तरीन मसला ये था, जब एक नई ममलिकत, एक नई रियासत बनती है तो ज़ाहिरी बात है कि उसको असला और गोला बारूद चाहिए था। जब ये तकसीम हुई और ये जब आज़ादी हुई थी 1947 के अंदर, तो इसके अंदर आबादी के लिहाज से हर चीज़ को जो है वो तकसीम होना था और ये आबादी का रेशियो जो था वो 65 और 35% के हिसाब से था। यानी कि 65% जो था वो हर चीज़ का इंडिया को मिलना था और 35% जो था हर चीज़ का वो पाकिस्तान को मिलना था। तो जो असला, गोला बारूद थे, ये इंडिया ने बाकायदा तौर पे इसके अंदर कब्जा किया और वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी, वो तमाम चीज़ें जो हमसे दूर थी, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। यानी कि आपके पास जो है वो सिंपली आपके पास जो है वो अपना क्या नाम है असला गोला बारूद दिया गया, लेकिन नाकारा असला गोला बारूद था। तोपखाने के अंदर जो था वो ऐसे जहाज दिए गए जो कि किसी काम के नहीं थे, तोपों के गोले जो थे वो मिसिंग थे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। इसके अलावा 16 के करीब ऐसी फैक्ट्रियां थी जो कि असला गोला बारूद बनाने की सलाहियत रखती थी, लेकिन ये सारी फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप की गई थी और वो सारी इंडिया को मिली, पाकिस्तान को कोई फैक्ट्री असला गोला बारूद बनाने की मिली। इसके साथ साथ तकरीबन 60 मिलियन, जो कि उस ज़माने की एक बहुत बड़ी और ख़तीर रकम कहते हैं, जो कि आर्मी के असासों के लिए थी, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, जो कि पाकिस्तान को मिलने वाला था, लेकिन पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपीस मिलिट्री के, जो मिलिट्री एसेट्स के होते हैं, दिफाई साजो सामान के होते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं मिले। और ये पैसे आज 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को जो असासे हैं मिलिट्री एसेट्स के, ये नहीं दिए गए। तो ये सारी चीज़ें थी। ये आपके सामने मिलिट्री एसेट्स इस तरीके के होते हैं जिनकी डिवीजन हुई थी। चौथा एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो स्टार्टअप के अंदर पाकिस्तान को जो था वो ज़रूरत थी बहुत अहम तरीन पैसों की, क्योंकि एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में महाजरीन आ रहे थे, जो लुटे पुटे काफिलों के साथ आते थे, उनको भी आबाद करना था, मुल्क को भी चलाना था, मुल्क का बजट भी देना था, जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको तनख्वाहें भी देनी थी और मुल्क को रन करना था। तो वही वाली चीज़ जो 65-35 की बताई, इसी रेशो से पाकिस्तान को जो है इब्तदाई तौर पे 75 करोड़ रुपए मिलना था, जो उस वक़्त का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था, वो उसके अंदर बँटवारा था। यानी कि उस वक़्त का जो 1947 का जो ख़ज़ाना था, इसको डिस्ट्रीब्यूट होना था और उसमें से पाकिस्तान को उसकी आबादी को मद्देनज़र रखते हुए 75 करोड़ रुपए मिलना था। आज 72 साल गुजरने के बावजूद हमें इंडिया की तरफ से वो 75 करोड़ रुपए नहीं मिले जो कि हमें आज आने चाहिए थे। इस रेशो के तहत पाकिस्तान को जो आपके सामने, और वो उस वक़्त के पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान जो है वो स्टार्टअप के चीज़ें करे, उसके लिए इस कैश की, इस अमाउंट की बेतहाशा अहमियत थी। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को स्टार्टअप में ही एक मुकम्मल और एक नाकाम रियासत करार देने के लिए और पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाने के लिए वो पैसा भी हमारा रोक लिया और वो पैसे भी हमें नहीं दिए। ना सिर्फ उस वक़्त दिए, बल्कि 1947 से लेके आज 2020 आ चुका है, लेकिन इंडिया ने हमारे वो पैसे हमें नहीं दिए। जबकि अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक 3 जून प्लान बना था 1947 में, उसमें बात क्लियर कट लिखी गई थी कि आज़ादी किस दिन होगी, दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म कौन होंगे, दोनों मुल्कों के गवर्नर जनरल कौन होंगे, दोनों मुल्कों के असासे कितने होंगे, कितना ख़जाना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब कुछ पाकिस्तान बनने से पहले, यानी कि 14 अगस्त से पहले 3 जून को मंजूर हो चुका था। लेकिन जब वादे के बाद डिलीवरी का टाइम आया तो इंडिया ने हमें कुछ भी नहीं दिया और हमारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया। तो ये एक फाइनेंशियल एसेट्स की डिवीजन थी। अब पाकिस्तान के लिए जो एक पांचवा बड़ा मसला था, क्योंकि जो पैसे इंडिया से आने थे वो तो आ नहीं सके, तो अब किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बनाया और चलाया जाए। यहाँ पे
एक बहुत सारी शख्सियात में से एक शख्सियत हाउस ऑफ हबीब की होती है। जब शेख हबीब ने पाकिस्तान को जो है वो चंदे के तौर पे जो है, जब पाकिस्तान को अपने 75 करोड़ रुपए का आसरा था, तो उस वक्त 8 करोड़ रुपए अतिये के तौर पे, यानी कि डोनेशन के तौर पे पाकिस्तान को हाउस ऑफ हबीब की फैमिली दिया। इसी तरह सर आदम जी की जो फैमिली थी उसने भी पाकिस्तान को पैसे दिया। तो कायद आजम की रिक्वेस्ट पे इन लोगों ने पाकिस्तान के खजाने के अंदर अपना पैसा डाला, और ये जो डोनेशन था ये कोई इन्होंने कर्जा नहीं दिया था पाकिस्तान को जो वो पाकिस्तान से वापस लेते, बल्कि इन्होंने टोटल पाकिस्तान को ये पैसे डोनेट कर दिए थे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कायद आजम, जिसमें आदम जी फैमिली और हाउस ऑफ हबीब की जो शेख हबीब थे उनकी फैमिली का जिक्र होता है, जिन्होंने करोड़ों रुपए उस वक्त दे दिया जब हमें टोटल 75 करोड़ रुपए लेने थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपने माशी मैदान के अंदर जो है वो अपनी इकोनॉमी को जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ लेके आना था, साथ साथ अपनी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना था। क्योंकि सारी की सारी फैक्ट्रीज, किसी भी चीज़ का आप नाम लें, स्टील फैक्ट्री का नाम लें, टेक्सटाइल फैक्ट्री का नाम लें, जो भी फैक्ट्रीज थी वो सब इंडिया की तरफ थी। इस वाले एरिया के पास इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो यहाँ पे आके पूरे पूरे सेटअप लगाने थे और इंडस्ट्रीज को बिल्टअप करना था। तो ये एक पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस था। अच्छा जी, तीसरा एक, अब इसके बाद एक बहुत बड़ा मसला आया पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि मैंने इब्तदाइया में बताया था कि कुछ मसाइल तो ऐसे थे जो इंडिया ने पैदा किए थे और कुछ मसाइल हमारे अपने इंटरनल मसाइल थे। हमारे अपने एक इंटरनल मसाइल में एक बहुत बड़ा एक मसला था कौमी ज़बान के हवाले से मसला। हमारी कौमी ज़बान जो होती है वो उस वक़्त जो थी वो उर्दू थी, क्योंकि कायद आज़म ने स्टार्टअप से ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी जो कौमी ज़बान होगी वो उर्दू होगी। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो बंगला लैंग्वेज को लाना चाहते थे, वो बंगाली को कौमी लैंग्वेज बनाना चाहते थे। तो 1947 से कायद आज़म के पाकिस्तान बनने के बाद से ही ये बहुत किस्म की एक दरार पैदा हो गई थी बिटवीन ढाका एंड कराची, क्योंकि ढाका की फरमाइश थी कि वो अपने बच्चों को बंगला लैंग्वेज के अलावा कोई और ज़बान नहीं सिखाएंगे, जबकि कायद आज़म कराची से कैपिटल से फैसला कर चुके थे कि अगर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कोई नेशनल लैंग्वेज चलेगी तो वो हमेशा उर्दू चलेगी। लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, चला सकते हैं, सिंधी लैंग्वेज चलाएं, पंजाबी चलाएं, पश्तो चलाएं, बंगला लैंग्वेज चलाएं, बट कौमी ज़बान जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें आई, लेकिन कायद आज़म ने उर्दू ही को सिर्फ नेशनल लैंग्वेज करार दिया, और जो फरमाइश वहाँ पे ढाका की तरफ से आ रही थी बार बार, ये ढाका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारी बंगाली लैंग्वेज को कौमी ज़बान करार दिया जाए, वो कायद आज़म ने रिजेक्ट कर दिया था। तो एक बहुत बड़ा एक मसला था, दूरी थी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान ज़बान के मसले को लेके। अच्छा जी, एक और बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी थी और उसके जितने भी प्री डोमिनेंट एरियाज थे, वो सारे के सारे प्री डोमिनेंट एरियाज जो थे, मतलब उनके जो हेडवर्क्स मौजूद थे वो इंडिया के पास मौजूद थे। तो ऑटोमेटिकली इंडिया ने बिल्कुल स्टार्टअप के अंदर ही ये बिल्कुल कोशिश और ट्राई की कि जिस जिस एरिया के अंदर आप लाइट्स को रोक सकते हैं और जो जो ट्रांसफार्मर्स को ख़त्म कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो इस जगह पे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया गया और पाकिस्तान ने स्टार्टअप के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी इशू को भी फेस किया। कश्मीर बताने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से आप इस प्रॉब्लम को, इस इशू को आप फेस भी कर रहे हैं और देखते हुए भी आ रहे हैं। इवन अभी आपने 2 दिन पहले 5 अगस्त को जो है वो 1 साल जो मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू का समा किया है, और जो 5 अगस्त 2019 से बर्बरियत मोदी सरकार के दौर में कश्मीर के ऊपर स्टार्ट किया है, जुल्म सितम का एक नया सिलसिला तो 47 से चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो शिद्दत आई है वो पिछले 1 साल के अंदर आई है। आपने उसके मुजाहिदे देखे आपके सामने। कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं कि 95% जो था वो टोटल मुसलमानों का रियासत थी, उसके अंदर मुसलमान रहते थे, बस सिर्फ उसका जो रूलर था वो हिंदू था। तो हिंदू डोगरा ने जो है वो जानबूझ के इंडियन गवर्नमेंट को इनवाइट किया और उसको
को लोगों की रजामंदी के खिलाफ जो है कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना दिया, जबकि राजा जो था वो ये काम नहीं कर सकता था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन बीच में कूदा, ये 1947 की बात है, 1947-48 में यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा बीच में कूदा और उसने इस बात को इंडिया ने प्रॉमिस किया अक़वाम मुत्तहिदा से और पूरी दुनिया से कि हम 90 दिन के अंदर यहाँ पे रेफरेंडम करा लेंगे और रेफरेंडम के बाद जो पब्लिक का ओपिनियन होगा, जो पब्लिक डिसाइड करेगी, यानी कि कश्मीरी पीपल डिसाइड करेंगे, हम उसको मानेंगे। लेकिन आज 1948 से लेके 2020 आ गया, कश्मीरियों की बात तो दरकिनार, रेफरेंडम तो दरकिनार, वो वहाँ पे एक जाली जो है वो हुकूमत बनाता है और एक जाली पॉलिटिकल सिस्टम को चलाता है और वहाँ पे कश्मीरियों की आवाज़ को बंदूक की जोर के ऊपर जो है वो हमेशा दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर भी उसको कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों को अपनी हिस्सा समझता है, इसीलिए पाकिस्तान ने मोरल लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, डिप्लोमेटिक लिहाज से जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो कश्मीरियों की सपोर्ट कर सकता है, वो 1947 से अब तक कश्मीरियों की सपोर्ट करते हुए आ रहा है। जी, ये कश्मीर डिस्प्यूट है। आखिर में आ जाते हैं जी, कनाल वाटर डिस्प्यूट। एक बहुत बड़ा मसला हमारे पास आखिर में ये आया था। आपको पता है कि 1947 का पाकिस्तान जो था वो मुकम्मल एक ज़रई पाकिस्तान था, क्योंकि इंडस्ट्री नाम की तो कोई चीज़ यहाँ पे थी नहीं। हमारा सारा दारोमदार जो था वो ज़राअत पे था। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये था कि जो रिवर पाकिस्तान में बहते थे उनके जो हेडवर्क्स थे, हेडवर्क्स वो जगह होती है जहाँ पे आप रिवर में जितना चाहें पानी खोल सकते हैं। अगर आपने हेडवर्क्स पे दरवाजे, हेडवर्क्स बेसिकली दरियाओं पे बनाए जाते हैं, अगर आपने हेडवर्क्स के दरवाजे बंद कर दिए तो नीचे पानी आना बंद हो जाएगा दरिया के अंदर। दरिया तो पाकिस्तान में बह रहे थे लेकिन इनके हेडवर्क्स इंडिया के पास रह गए थे। 1947 से इंडिया जिस वक़्त पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत होती थी फसलें लगाने के लिए, उस वक़्त पानी बंद कर देता था। जिस वक़्त उसकी फसलें तैयार हो जाती थी और उसको अब पानी की ज़रूरत नहीं थी तो गैर ज़रूरी फ्लड की शक्ल में पानी छोड़ देता था। सिर्फ़ और सिर्फ़ तख़रीबकारी, सिर्फ़ और सिर्फ़ करने का मकसद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा किया जाए और पाकिस्तान जो अभी एक बिल्कुल ही न्यूली बॉर्न रियासत है, वो किसी भी सूरत के अंदर अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके और वो हमेशा परेशान रहे। इस ख्वाहिश और इस कोशिश के अंदर जो है वो इंडिया हमेशा लगा रहा। आखिरकार ये मसला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1960 में जाके हल हुआ, जब वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन किया और वर्ल्ड बैंक ने आके इस बात का फैसला किया कि जो 3 मगरबी दरिया हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आते हैं, उनका पानी इंडिया के ऊपर मुनहसर है कि इंडिया जब चाहे, जितना चाहे, जो चाहे उस पानी के साथ करे, वो पाकिस्तान को पानी दे या ना दे। और जो मशरकी दरियाएं जो पाकिस्तान के अंदर से बह रहे हैं या पाकिस्तान में आ रहे हैं, उन मशरकी दरियाओं के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का इजारादारी होगी। उन 3 दरियाओं के ऊपर इंडिया कुछ नहीं बोलेगा। तो इस तरह वो जो 6 दरिया थे उनमें से 3 दरिया जो है वो इंडिया की तरफ चले गए और 3 दरिया पाकिस्तान की तरफ चले गए। ये फैसला 1960 में हुआ। इस फैसले को रिवर इंडस बेसिन ट्रीटी यानी कि सिंध तास का मुआहदा कहते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से, वर्ल्ड बैंक के ताउन से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में तय पाया 1960 में। पाकिस्तान का सबसे आखिरी मसला जो कि एक बड़ा अहम मसला था, वो पाकिस्तान को एक मजबूत कानून देना था। जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो उस वक़्त पाकिस्तान के पास कोई कानून नहीं था। तो जो 1935 का इंडियन एक्ट का कानून था, उसमें कुछ बुनियादी तब्दीली करके पाकिस्तान के अंदर उस कानून को 1947 में नाफिजुल अमल करार दे दिया गया। लेकिन ज़ाहिरी बात है वो इंडियन एक्ट के हिसाब से कानून बनाया गया था। जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, वो गोरों का दिया हुआ कानून था। अब हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए, अपनी रियासत को चलाने के लिए अपने कानून की ज़रूरत थी। तो हमने उस कानून को बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें और ट्राई की। तो हमने पहले एक दफ़ा एक कोशिश की और एक कानून बना 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 2 साल बाद 1958 में मुअत्तल कर दिया गया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 1962 में हमने एक और कानून बनाने की कोशिश की गई, जो कि अगेन जो था वो एक नाकाम कानून था और 2-3 साल के बाद 1965 की वॉर में वो कानून भी ख़त्म हो गया।
71 में साने ढाका हुआ सकूते बंगाल हुआ, सकूते ढाका हुआ, जब आपके सामने बांग्लादेश एक नई रियासत के तौर पे उभरा और मशरकी पाकिस्तान ख़त्म हो गया, तो उस टाइम के ऊपर एक तीसरा कानून बनाने की कोशिश की गई और उस कानून को 1973 का 1973 का आइन कहते हैं। आज 40 साल गुजरने के बावजूद मुल्क के अंदर यही आइन नाफिजुल अमल है। तो पाकिस्तान बनने के 1947 से हमें जो मुकम्मल मजबूत और मुस्तहकम कानून मिला, वो पाकिस्तान बनने के 30 साल के बाद 1973 के अंदर मिला, और वो कानून आज तक हमारे पास चल रहा है। अब उस कानून के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तरामीम की गई हैं, चेंजेस की गई हैं, और उन चेंजेस को आप कभी 13वीं तरमीम, 18वीं तरमीम जो बड़ी मशहूर तरमीम है जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है, इस तरह की चीज़ें आप देखिए, तो इस तरह के उसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं जो अभी तक आ चुके हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक प्रॉब्लम्स थी जो पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पे अपनी देखा, और पाकिस्तान के पास आइन की कमी थी। तो ये 10 प्रॉब्लम्स थी जिनके ऊपर हमने ये ओवरऑल वीडियो रखी थी, और इस वीडियो के थ्रू आपका पाकिस्तान बनने की इब्तदाई मुश्किलात का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा और आप इजीली ये असाइनमेंट बना लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।